अगर जून तक हमारी स्थितियां सामान्य होने की ओर बढ़ पाती हैं तो फिर हम उस -2.1% जीडीपी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। अगर हम ये समझें कि ठीक है, हम शायद जून तक सामान्य हो भी जाएंगे, लेकिन अगर विश्व अर्थव्यवस्था जून तक सामान्य नहीं होती है तो वैसी स्थिति में भारत पर और ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है क्या? भारत की अर्थव्यवस्था हो या किसी और देश की अर्थव्यवस्था हो, ग्लोबल लेवल पे आर्थिक स्थितियां कैसी हैं और वहां पे क्या चल रहा है, उसका असर जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे होता तो है। परंतु फिर भी जब हम उसको डीकम्पोज करके देखते हैं तो एक जो बहुत बड़ा जो ग्रोथ का कंपोनेंट है वो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी से आता है। उसमें जो है एक्सपोर्ट का या दूसरे देशों में जो हम माल बेचते हैं या सर्विसेज बेचते हैं उसका कंपोनेंट रिलेटिवली छोटा है, अनलाइक चाइना। पर ये जरूर है कि अगर हमें 2%, 4% और 5% पे ही ग्रो करना है आने वाले दिनों में भी, तो शायद विश्व की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा असर नहीं होगा। इस लेवल का ग्रोथ हम अपनी सिर्फ डोमेस्टिक स्ट्रेंथ के ऊपर पा सकते हैं। लेकिन 2, 4, 5% के ग्रोथ से हमारी जो समस्याएं हैं, चाहे वो नौकरियों की समस्या हो या चाहे ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग की समस्या हो, वो दूर नहीं होने वाली है। तो हमें इस चीज के लिए कम से कम 7 या 8% से सालाना ग्रो करने की आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति तभी आ सकती है जब हमें वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी सपोर्ट मिले। वैश्विक अर्थव्यवस्था अगर चरमराई हुई है तो हम जितना मर्जी जोर लगा लें, हम 7-8% का सस्टेन्ड ग्रोथ अपने देश में नहीं ला पाएंगे। पर यह जरूर है कि आर्थिक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी ना भी हो तो भी हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के बल पे 4, 5, 6% तक का ग्रोथ ला सकते हैं अगर स्थिति सामान्य हो जाती है तो। उद्योग जगत की ओर से, कई अर्थशास्त्रियों की ओर से, विपक्षी दलों की ओर से जो बयान लगातार आ रहे हैं या उनकी तरफ से जो सुझाव आ रहे हैं, उनमें ये बताया जा रहा है कि एक बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है। और वो प्रोत्साहन पैकेज कोई 5 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा है, कोई 10 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा है, कोई 11 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहा है। पहली चीज, आपकी नजर में कितने बड़े प्रोत्साहन की जरूरत है? और दूसरी बात, क्या भारत सरकार उतने बड़े पैकेज को सामने रख पाने की, क्रियान्वित कर पाने की स्थिति में है? इस समय जो स्थिति हमारे सामने है, उसको अगर हम मद्देनजर देखें तो अभी तक सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है, उसे उन्होंने 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज कहा है। परंतु अगर आप उसको जरा बारीकी से देखें तो वो पैकेज अगर नेट टर्म्स में देखा जाए तो वो कोई 70-80 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो प्रावधान या बहुत सारी जो घोषणाएं की गई थी उस एक 1,70,000 करोड़ वाले पैकेज में, वो ऑलरेडी बजट का पार्ट है। परंतु उसको अगर हम दरकिनार करके ये भी देखें कि अब जब समस्या पहले से ज्यादा गंभीर है और सरकार को जो है इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है और एक बड़े पैकेज की घोषणा करने की जरूरत है, तो सरकार के पास जो है वो ऑप्शंस क्या हैं, क्या वो ऐसा कर सकती है। तो इसमें दो नजरिया है। एक नजरिया तो ये है कि जिस किस्म की समस्या है, इस किस्म की समस्या को आप अपने सामने रखें और ऐसे में जो ये बहुत सारे प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो हमने बना रखे हैं, चाहे वो 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए भारत सरकार के लिए भी और राज्य सरकारों के लिए भी, और सरकार को जो है वो फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक खास स्थिति में और एक परिवेश में बनाई जाती हैं
और उसको उस स्थिति में अमल करना और जरूरी होता है। परंतु आज जो स्थिति है वो अपने आप में इतनी ज्यादा गंभीर स्थिति है कि ऐसे में अगर फिस्कल सपोर्ट नहीं आता है तो अर्थव्यवस्था को उभरने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और इस दौरान जो जिस किस्म के लाइवलीहुड के ऊपर या जिस किस्म से रोजगार के ऊपर असर पड़ेंगे वो शायद इतना ज्यादा गहरा होगा कि उससे उभरने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप सिंपली ये चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था, 1 महीने के लॉकडाउन से अगर अर्थव्यवस्था का 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, तो आप 10 लाख रुपए अगर इंजेक्ट करने की बात सोच रहे हैं तो वो शायद पॉसिबल नहीं है, और किसी भी देश ने ऐसा नहीं किया है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक ज्यादा कैलिब्रेटेड अप्रोच लें, जो कि तमाम सरकारें ले रही हैं, और हमारी जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने भी वो किया है। परंतु यहाँ पे जो एक चीज हो रही है वो ये हो रही है कि जो दूसरा फिस्कल पैकेज है उसके अनाउंसमेंट में देरी हो रही है और वो नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा लोग चिंतित भी हैं और भयभीत भी हैं कि ये पैकेज आएगा भी या नहीं आएगा। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं और कि उसके हिसाब से हम पैकेज अनाउंस करेंगे। तो हमने एक छोटा सा जो है वो एक्सरसाइज किया था कि सरकार किस किस्म का पैकेज ला सकती है। तो हमने ये देखा कि जिस हिसाब से स्थिति है, ऐसे में सरकार अगर कोई और पैकेज ना भी अनाउंस करे तब भी उसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो तकरीबन 4.4% ऑफ जीडीपी तक पहुंच जाएगा, एज कंपेयर टू 3.5% जो कि उन्होंने अपने बजट में जिसका प्रावधान रखा था। तो ऐसी स्थिति में जब आपका ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट 4.4% है तो और आप कहां तक जा सकते। तो हमने ये कैलकुलेशन करके देखा कि अगर आप तकरीबन एक 4 लाख करोड़ का पैकेज अगर आप अनाउंस करते हैं तो उससे आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो तकरीबन 6% के आसपास पहुंच जाएगा। परंतु ओवरऑल ग्रोथ जो है उसमें कोई बहुत खासा फर्क नहीं पड़ेगा, इन द सेंस के ग्रोथ 1.9% से सिर्फ आपका 2.6% ही होगा। लेकिन हाँ, एक जो फायदा उससे ये होगा कि जो इकोनॉमी में गिरावट की रफ्तार है, पहले तो आप उसको अरेस्ट करेंगे और दूसरी तरफ उसको थोड़ा सा सपोर्ट करने की स्थिति में होंगे। तो अच्छा, और अब 6 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ इसकी संभावना है या नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि जिस किस्म की फिजिकल सिचुएशन है सरकार की, उसकी संभावना कम नजर आती है। 4 लाख करोड़ रुपए हो या 6 लाख करोड़ रुपए हो या 10 लाख करोड़ रुपए हो, सवाल यह है कि ये पैसे आएंगे कहां से। क्या सरकार बोरोइंग करेगी? बोरोइंग किन से करेगी? कुछ लोग आसान शब्दों में कह रहे हैं कि भाई आप पैसे छाप लीजिए, प्रिंट द मनी। तो क्या प्रिंट द मनी का विकल्प इतना आसान होता है? सबसे पहले सरकारें, चाहे भारत की सरकार हो चाहे किसी और देश की भी सरकार हो, और खास करके हमारे यहाँ जब हमने एक फैसला लिया हुआ है कि हम अपने फिजिकल डेफिसिट को जो है मोनेटाइज नहीं करेंगे, यानी कि हम पैसा नहीं छापेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला विकल्प है वो तो ये है कि आप स्थिति का जायजा लें। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है, कुछ तो आप अपने खर्चों में कटौती करें और उसके बाद जो कुछ आपको बोरो करना है मार्केट से वो बोरो करें। और ऐसी स्थिति में ये देखें कि भाई कितना आप डोमेस्टिक मार्केट में बोरो कर सकते हैं, कितना आप मल्टीलैटरल एजेंसी से ले सकते हैं। रही बात मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट की, तो पहली चीज तो ये है कि ये एक बहुत मुश्किल कदम है, और दूसरी तरफ ये भी है कि इसके और भी बड़े सारे परिणाम होते हैं। सबसे पहला परिणाम तो ये होगा कि भाई इन्फ्लेशन जो है उसके ऊपर इसका सीधा असर पड़ेगा। दूसरा ये होता है कि अगर आप मोनेटाइज करेंगे अपने डेफिसिट को, तो जो पूरा देश है या जो बहुत सारे जो भारत के निवेशक हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, वो भी इस चीजों को मद्देनजर रख रहे हैं। तो उन सारों के बीच में जो सिग्नल जाएगा वो बहुत पॉजिटिव नहीं जाएगा, ये मानते हुए कि समस्या इस समय बहुत गंभीर है। और तो वो मेरे हिसाब से अगर वो एक ऑप्शन अगर इस्तेमाल करना भी है तो वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन नहीं। आमतौर पे
जब हम प्रोत्साहन की बात करते हैं या अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकारी प्रयास की बात करते हैं, तो उसमें आजकल पहली बात ये उठती है, या बल्कि ये कहें कि कोरोना वायरस का प्रकोप आने से पहले भी ये बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था को गति देनी है तो सरकार अपने खर्चे बढ़ाए। तो जरूरत सरकारी खर्चे बढ़ाने की है। फिस्कल डेफिसिट को कम रखने के लिए अगर हम बात करें, या इस समय स्टिमुलस के लिए पैसा निकालने की बात करें, तो वहां आप कह रहे हैं कि सरकारी खर्चे काट करके उसमें से पैसे निकाले जाएं। तो ये एक विरोधाभास है जिसको कैसे संभाला जाएगा? जब मैं ये कह रहा हूं कि सरकारी खर्चे कम किए जाएं, तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपना ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम कर दें। अगर मैं साथ में ये कह रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट आप बढ़ाएं, तो इसका मतलब ये है कि नेट नेट टर्म्स में मैं यही कह रहा हूं कि आपको अपने पुराने अपेक्षा के विपरीत इस समय ज्यादा खर्च करने की जरूरत है और ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो जब मैं खर्चा कम करने की बात कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने एक्सपेंडिचर को रीओरिएंट करने की, रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेंडिचर आपके पास हो सकते हैं जो अगर शॉर्ट टर्म में, मतलब शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उनका एक बहुत पॉजिटिव प्रभाव इकोनॉमी पे पड़ता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है या और ऐसे तमाम चीजें हैं। परंतु जिस किस्म की स्थिति इस समय है, या डिफेंस है, ऐसी चीजें हैं, पर इस समय जो स्थिति बनी हुई है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग या डिफेंस स्पेंडिंग को जीरो कर दीजिए, परंतु वहां पे जहां कहीं पे भी जितना भी स्कोप बनता है, आप वो स्कोप इसको एक्सप्लोर करें। वहां से जो है एक्सपेंडिचर में अगर थोड़ा बहुत आप रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं तो वो करें। दूसरी तरफ जो है आप जो इस किस्म के एक्सपेंडिचर हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे इंसेंटिव देने की बात है, जहां तक खास करके जो छोटे मझोले जो उद्योग हैं उनको, उसकी तरफ दें। क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने उभर कर आई है वो ये है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो उनके पास जिस किस्म की लिक्विडिटी होती है, वो फिर भी 2 4 6 महीने जो है वो अपना गुजारा कर पाएंगे अगर इकोनॉमी लॉकडाउन की स्थिति में रहेगी। परंतु जो ये छोटे मझोले जो उद्यम हैं, उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही टूट गई है। तो ऐसी स्थिति में उनको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। तो ये जो पैसा आप रिस्ट्रक्चर या करेंगे, तो उसमें से जो पैसा निकल के आएगा, प्लस जो आपको एडिशनल बोरोइंग के करने की जरूरत है, उन दोनों को मिला करके आप एक ऐसे पैकेज की घोषणा करें जो इन लोगों को मदद करे, क्योंकि सबसे ज्यादा रोजगार भी यही लोग पैदा करते हैं आजकल। सुझाव आजकल काफी तरफ से दिया जा रहा है कि आप पेचेक प्रोटेक्शन कीजिए, यानी जो एम्प्लॉयर है वो इस समय अगर अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उसकी भी कमाई पर असर पड़ा है, उसके सामने पैसे की तंगी है, तो सरकार उसे आसान कर्ज मुहैया करवाए या राहत दे, मदद दे, जिससे उसके कर्मचारियों का जो वेतन भुगतान है वो ना रुक जाए। ये पे चेक प्रोटेक्शन क्या अनुदान के रूप में होगा, ऋण के रूप में होगा? ऋण के रूप में अगर होगा तो अंततः तो उस एम्प्लॉयर की, उस नियोक्ता की ही जिम्मेदारी है उस ऋण को वापस चुकाना, तो वो भविष्य के लिए उसके सिर पे एक बोझ की तरह से रहेगा ही। आप कैसे देखते हैं इस मसले को? देखिए, मुश्किल की घड़ी तो जरूर है, क्योंकि जिस मर्जी तरीके से आप देखें, अगर आप ये मान के चलें कि आज आपने उनको सहायता के रूप में कुछ पैसे दिए जिससे कि वो अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर रहे हैं, उन्हें नौकरियों से नहीं निकाल रहे हैं या उनकी तनख्वाहें नहीं काट रहे हैं, तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है। परंतु इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि अल्टीमेटली किसी न किसी को तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार अगर आज ले रही है तो किस रूप में ले रही है? या वो एक अनुदान के रूप में ले रही है या एक ऋण के रूप में ले रही है? तो हमने कुछ दूसरे देशों में ये देखा है कि खास करके जो छोटे या मझोले उद्योग हैं उनको, या खास करके उन लोगों को जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या खास करके उन लोगों को जो छोटी मोटी दुकानें वगैरह चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए कई देशों में जैसे यूके में जो है उन लोगों ने बजटरी प्रोविजन किया है, तो उनको ये राशि अनुदान के रूप में मिल रही है। हमारे देश में
मिलजुल कर स्थिति फिर मुड़ के वहीं पे आ जाती है कि क्या हमारी सरकार के पास इतना रिसोर्सेज हैं कि वो अनुदान के रूप में राशि का वितरण कर सके। कुछ हद तक कर भी रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे हमने पीछे भी कोरोना से पहले भी हमने देखे हैं कि जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग जो किसान हैं, उनको हमने अनुदान के रूप में कुछ राशि दी है। उसके अलावा और भी कई जो स्कीम्स हैं उनके तहत इस किस्म की राशियाँ दी जाती हैं। पर हो सकता है अभी आप जिस ओर संकेत कर रहे हैं वो ये है कि भई शायद वो समय आ गया है कि हम एक जिसे हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं, तो शायद उसकी तरफ भी सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो होगा तो बहुत सारे लोगों को सीधा-सीधा मदद मिलेगा और वो अपने ज़रूरत के हिसाब से फिर उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। जहाँ तक छोटे-मझोले उद्योगों का सवाल है, उनको आप कई किस्म के मॉडल इसमें हैं, या तो अनुदान के रूप में दे सकते हैं, अगर अनुदान के रूप में दोगे तो सीधा जो असर है वो सरकारी खजाने पे पड़ेगा, अगर ऋण के रूप में देंगे, तो फिर आपके ऊपर ये होगा कि आप उसको वसूलेंगे कैसे? या आप एक मिक्स बना सकते हैं कि भई उसमें कुछ राशि अनुदान के रूप में होगी, कुछ राशि ऋण के रूप में होंगी। 50% ऋण होगा या 50% अनुदान होगा। तो ये तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करी जा सकती है, परंतु ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सरकार की जो फिस्कल क्षमता है, वो कितनी है, वो और वो किस आई मीन वो किस हद तक बुलेट को बाइट करने के लिए तैयार है। चर्चा के बीच में आपने कहा कि वित्त मंत्री या भारत सरकार की ओर से एक पैकेज की तैयारी चल रही है, उस पैकेज के आने में देरी हो रही है, इसके चलते कुछ आशंकाएं भी हो रही हैं। अगर आपको वित्त मंत्री को कुछ एक दो महत्वपूर्ण सुझाव देने हों कि भाई आप जो पैकेज बना रही हैं उसमें इन चीजों को जरूर शामिल कर लीजिए, वो एक दो सुझाव क्या होंगे आपके? देखिए, समस्या बहुत गंभीर है और जिस किस्म के सपोर्ट की आवश्यकता है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे लाइवलीहुड हो, वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में कोई एक या दो सुझाव मेरी समझ से अर्थव्यवस्था को या लाइवलीहुड को ठीक करने के लिए समुचित नहीं होंगे। आपको कई फ्रंट पे लड़ाइयाँ लड़नी हैं, और खास करके अब आप ये देख लीजिए कि इस समय आरबीआई ने भी अपनी तरफ से तमाम कदम उठाए हैं एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए कि जो लिक्विडिटी है वो सिस्टम में बनी रहे, लोगों को कम से कम पैसों की किल्लत ना हो। पर इन सब के बावजूद भी जो क्रेडिट है वो उस सेगमेंट को नहीं जा रहा है जिसको कि एक्चुअली मिलना चाहिए, तमाम कोशिशों के बावजूद। और इसका जिक्र जो है वो आरबीआई गवर्नर अपने 17 अप्रैल के बयान में कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस समय जो अगर पैकेज की बात करें तो पैकेज तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो भी पैकेज आप अनाउंस करें उसकी डिलीवरी जो है वो बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत एफिशिएंट होनी चाहिए और बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए जो सरकारी तंत्र है उसको आप किस तरीके से चुस्त दुरुस्त बनाते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपने पैकेज दिया है कम से कम वो जो है उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो कि उसके हकदार हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कागज पर कोई भी योजना बना ली जाए, अगर उसे ठीक तरीके से लागू ना किया जा सके तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन एक दो बातें तो होंगी जिनको अगर आप जो आने वाला पैकेज है उसमें ना देखें तो आपको थोड़ी निराशा हो जाएगी कि अरे फिर क्या मतलब रह गया इसका। देखिए, मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा। इस समय अगर आप पूरे देश को देखें तो जो ये कोरोना से जो बैटल है इसको दो लेवल पे लड़ा जा रहा है। एक तो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे और दूसरा जो है राज्य सरकारों के लेवल पे। और इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण रोल जो अदा कर रही हैं वो राज्य सरकारें हैं। और राज्य सरकारों के पास इस समय जो है धन की काफी ज्यादा कमी है, क्योंकि उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं
चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो चाहे नॉन टैक्स से रिलेटेड हो, वो तकरीबन ड्राई अप हो चुके हैं। पेट्रोल बिक नहीं रहा है, लिकर की दुकानें बंद हैं, वहां से जो एक्साइज ड्यूटी आता है, जीएसटी उन्हें मिल नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो उससे जो स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है वो बंद हो चुकी। तो सरकारों के पास पैसे हैं नहीं, और सरकारों के पास जो है सॉवरेन जैसा कैपेसिटी भी नहीं है कि वो मार्केट में जाकर के बोरो कर सकें। तो मेरे हिसाब से जो भी पैकेज यूनियन गवर्नमेंट बताती है उसमें ये चीज बिल्कुल तय होनी चाहिए कि यूनियन गवर्नमेंट पैसा मार्केट से बोरो करे और वो पैसा जो है वो राज्य सरकार को मुहैया कराए, और राज्य सरकारें जो हैं उसको प्लान के हिसाब से, अपने हिसाब से और अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग या अवलोकन के हिसाब से उसको स्पेंड करें जमीन पे। तो मेरी समझ से इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा कोरोना वायरस के नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म करने के।